गुड आफ्टरनून। आज हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसने फिजिक्स में रिवोल्यूशनरी चेंज किया था, और आज भी हम इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चल रहे हैं। इसी का डेरिवेशन अब हम लोग को करना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो बड़े टॉपिक्स थे वो पहले से ही हम लोग कर चुके हैं। तीन ही टॉपिक अभी तक मेरी समझ के अनुसार बड़े आए हैं, जिसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस था, उसका डेरिवेशंस था। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो मास वेरिएशन फार्मूला। इसके अलावा सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, चाहे वो टाइम डायलेशन हो, चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो, या वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हो। थोड़ा सा टाइम डायलेशन में बुद्धि लगाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कंपैरेटिवली मैं बहुत सिंपल मान के चलता हूँ। ये रिलेशन जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रिलेशन महत्वपूर्ण बहुत है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आसान कितना है ये अभी हम लोग करके देख लेते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको एक मास कंसीडर करना होगा। ये कोई मास m है। ये नोट्स में बनाने के लिए नहीं है, मतलब आपके इमेजिनेशन के लिए कोई मास है। इस पर फोर्स लगाया जाएगा। पहले ये रेस्ट में था। सपोज करते हैं इसका रेस्ट मास m0 है। फोर्स लगाने से वो किसी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक स्पीड v से मूव कर रहा है। किसी भी टाइम t पे ये इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। और चूंकि हमने मास वेरिएशन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो हम रेस्ट में मास को तो m0 लिख दिए हैं, लेकिन किसी भी वेलोसिटी पे जब वो मूव करता हुआ होगा उसका मास m0 ना होके m होगा। तो हमने दो स्थितियों में मास कंसीडर किए हैं। रेस्ट मास m0 है और मूविंग मास इसका है m। बहुत सिंपल सा हमारा कंसीडरेशन है। और चूंकि लाइट की स्पीड c होती है, हम स्पीड ऑफ लाइट भी हम कंसीडर कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज c, जो कि कांस्टेंट ही रहेगी। ये जो रेस्ट मास है ये भी वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन मूविंग मास इज वेरिएबल। ये वेरिएबल होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने पे ये मास की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंट आएगी। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं। फोर्स लगाएंगे, उसमें एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन का मतलब है कि dv/dt एक्सीलरेशन होगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से एक्सीलरेशन चेंज होगा। और फोर्स की जो मैकेनिक्स के हिसाब से डेफिनेशन है वो फोर्स इक्वल टू ma आप मान के चलते हैं, या dp/dt मान के चलते हैं। यही तो होता है, इसके अलावा क्या है? अगर बॉडी है तो वो मैकेनिकल है, और मैकेनिक्स का जो सिद्धांत है वो तो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग ने जो हमने कंसीडरेशन करना था वो कर लिया। अब हम लोग क्या करें? सपोज करते हैं कोई बॉडी रेस्ट में थी जिसका मास m था, उस पर फोर्स F लगाया गया। तो F की डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स इक्वल टू हम dp/dt लिखेंगे, ना कि ma लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये आप देख लीजिए। हम इसी को लिख सकते हैं dmv/dt। बहुत आसान है इसको समझना। जो मोमेंटम है p,
वो मास इनटू वेलोसिटी दिया जाता है। हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, हमने उसी को यहाँ अप्लाई कर दिया। जैसा कि अभी हमने कहा कि मास वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो आप जैसे m को कांस्टेंट मान के m इंटू डी वी बाई डी टी लिखते थे, यहाँ सिचुएशन में आपको लिखना पड़ेगा m इंटू डी वी बाई डी टी और प्लस v, दोनों ही वेरिएबल्स हैं, डी एम बाई डी टी। ये f की वैल्यू हुई। ये इक्वेशन नंबर 1 आप मान सकते हैं। चूंकि हमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट, हमें ये रिलेशन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, तो निश्चित रूप से फोर्स लगाएंगे। वैसे तो वेरिएबल है उसका वेलोसिटी, चूंकि जब तक फोर्स लगा रहेगा तब तक उसमें एक्सीलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। सपोज करते हैं कि ds डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका जो फोर्स F लगा था, तो जो वर्क डन है वो dw कहलाएगा, F डॉट ds। और F हम इक्वेशन 1 से यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F from इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इसको हम 2 मानेंगे। अब जो सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू, dw को ही हम dk भी कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब हमारा मूव कर रही है बॉडी, रेस्ट में थी तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, और जब वो मोशन में होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। किसी पर्टिकुलर जगह पे आप कह सकते हो हाफ mv स्क्वायर, लेकिन हम अभी जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से dw इक्वल टू dk भी आप कह सकते हो, इक्वल टू f की जगह पे आप लिखिए mdv बाई dt। बहुत आसान स्टेप्स हैं इसमें। एक स्टेप आपने ये लिखा है f इक्वल टू dv बाई dt, उसके पहले एक मास आपने कंसीडर किया था जिसका रेस्ट मास m नॉट है। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, और इसको हम डॉट ds लिखते हैं, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं मिटाई दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक इक्वेशन हमने लिखी थी। आपने बीएससी पार्ट 1 में रॉकेट प्रोपल्सन में मास वेरिएशन को कंसीडर किया था, तब भी f को आपने इसी रूप में कंसीडर किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे तो गैस इजेक्ट हो रही थी, यहाँ गैस वैस नहीं इजेक्ट हो रही है, रिलेटिविस्टिक स्पीड में आ गया है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम जान गए हैं कि मास इतनी हायर स्पीड्स पे वेरी करता है, बल्कि बढ़ जाता है। तो ये जो डीके है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आया, इसको इसके साथ मिलाएंगे, m dv बाई dt इंटू ds और प्लस v dm बाई dt इंटू ds। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, m ये ds बाई dt इकट्ठा लिख देते हैं, और इंटू dv प्लस v, यहाँ भी हम ds बाई dt लिख देते हैं पहले, और प्लस dm इंटू dm। ये ds बाई dt इज v, ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा mv dv प्लस ये v है v स्क्वायर dm। तो इससे आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप 3 इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका आधा काम इस मास एनर्जी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को ड्राइव करने का हम लोगों ने कर लिया है। अब जो हमने मास वेरिएशन फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कुछ हमें काम करना पड़ेगा। इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग, इस इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं 4
पहले हम मान लेते हैं कि हमने ये इक्वेशन अब यूज कर रहे हैं। पहले जो कंसीडरेशन हमारी जो नॉर्मल मैकेनिक्स थी उसके आधार पे हम लोग करते आए। सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए कि मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरी करता है, तो उसी में F इक्वल टू dp/dt रख के फोर्स का इक्वेशन डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा, और उसके बाद जो वर्क डन है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन मूविंग स्टेट, उसके लिए हमने इक्वेशन 3 के रूप में अचीव किया है। अब ये जो मास वी नो, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट द मास वेरिएशन फार्मूला इज गिवन बाय, ये मैं वर्ड्स में बोले दे रहा हूँ, हमने लिखा, और स्क्वायरिंग अब इक्वेशन we have m square equal to m naught square upon 1 minus v square upon c square, और m square equal to m naught square upon, इसमें LCM ले लीजिए तो c square आ जाएगा, और ये हो जाएगा c square minus v square। ये c square ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और m स्क्वायर c स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा यहाँ जा चुका था, इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ, और यहाँ से इतना बचा मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। आई थिंक you are able to see the rearranged form of equation 4. You have now equation 5. यही इक्वेशन को हमने स्क्वायर करके रीअरेंज करके इस तरीके से लिख लिया है, तो ये इक्वेशन 5 के रूप में है। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, यू विल गेट, मैं यहाँ पे मिटाई दे रहा हूँ, और इसका जो डिफरेंशिएशन इसको भी मिटाई दे रहा हूँ। ये तो हमने रास्ते में जो स्टेप्स किए थे वो लिखने जरूरी थे आपके समझने के लिए, हमने लिखा। नाउ यू विद रिस्पेक्ट टू टी आप इसको कर सकते हो, या करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मास। देखिए ध्यान रहे कि ये m वेरिएबल है, v वेरिएबल है, कांस्टेंट के कौन सी चीज है, कांस्टेंट क्वांटिटीज इसमें कौन कौन सी है पहचान लीजिए। कांस्टेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, m नॉट और c। रेस्ट मास नहीं बदलेगा, लाइट की स्पीड c नहीं चेंज होगी। तो इससे क्या होगा, m स्क्वायर का हो जाएगा 2m dm, 2m हो जाएगा इसका, ठीक है डिफरेंशिएशन, और इंटू c स्क्वायर माइनस, इसमें दोनों ही वेरिएबल हैं तो आप लिखो m 2m dm इंटू v स्क्वायर, एक बार माइनस रहेगा कॉमन, इधर दोनों में आएगा, हमने m स्क्वायर एस लिख दिया, और इसका आपने v का किया 2v dv इक्वल टू, यहाँ दोनों ही कांस्टेंट हैं तो 0 हो गया। ये आपने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आप देखिए कॉमन निकाल के कौन सी चीज कट सकती है, इसमें 2m देखिए कॉमन निकालिए तो क्या निकलेगा, और यहाँ पे निकलेगा dm इंटू सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर dm जो भी लिखना चाहें, dm सी स्क्वायर जो लिखा है मैंने लिख दिया, और 2m चला जा चुका है तो यहाँ पे माइनस v स्क्वायर dm माइनस 2 चला गया, एक स्क्वायर से m चला गया, ये आ गया जाके mv dv इक्वल टू 0। हम इसमें 2m जब कॉमन निकाल चुके हैं 0 के साथ मिल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माइनस माइनस वाली चीज़ों को हमने साइड चेंज करके अलग लिख देते हैं, तो यही प्लस में आ जाएंगी, उधर जो है माइनस में जाने वाले को भी प्लस कर देते हैं, तो इस इक्वेशन से निकल के आ जाता है। मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ, इसी के नीचे लिख रहा हूँ, इक्वेशन 5 आप समझ चुके हैं। और mv dv इसको पहले लिख लेते हैं, mv dv प्लस v स्क्वायर dm इक्वल टू ये जो है साइड चेंज करके c स्क्वायर dm
ठीक है, या dm इंटू सी स्क्वायर, dm इंटू सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर dm ही ठीक है, लिख दिया, सो लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब आप इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 6 को कंपेयर करेंगे तो इसका जो है राइट हैंड साइड एम वी डी बी प्लस वी स्क्वायर डी एम है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है एम वी डी बी प्लस वी स्क्वायर डी एम, यानी कि एक साइड सेम है। तो कंपेयरिंग आपने जो भी भाषा लिखी हो आपकी बुक में उस स्टाइल में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 and 6 वी हैव या वी गेट। तो अब इसमें ये जो है डीके के बराबर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये चीज डीके के बराबर लिखा हुआ है, ये चीज सी स्क्वायर डी एम का, इसका मतलब है के इक्वल टू डीके इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। वी गेट डीके इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब आपने ये कर लिया है, इसको मैं कहिए तो मिटा देता हूं। ये आपने जो भी मैथमेटिक्स करी है आप नोट कर सकते हैं, जब भी आप वीडियो देखें अपनी कॉपी रख सकते हैं सामने और आप अपने पेन से स्वयं भी करते जाएं और उसी समय आपको समझ में आता जाएगा। यानी हमने लिखा डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी। अब मैं इंटीग्रेट कराऊंगा। हमने रेस्ट मास पे जब v इक्वल टू 0 था, फिर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कैपिटल स्मॉल v ही हुई, तो मास m नॉट था उस समय, अब m हो गया। तो अब हम क्या करें कि अब हम कितना इंटीग्रेट कराएं, ये मास वेरिएबल है यहाँ पे, तो कहाँ से कहाँ तक उसका वेरिएशन दिखाना है, वही उसकी लिमिट्स हो जाएगी m नॉट टू m, और डी के इक्वल टू के हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। चूंकि पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी के है, तो आप ये लिखोगे सी स्क्वायर और जो डीएम का इंटीग्रेशन होगा m, और m नॉट टू m इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, तो आप लिखोगे सी स्क्वायर m माइनस m नॉट। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो k इक्वल टू डेल्टा m नॉट, मैंने माइनस m माने मास में जो डिफरेंस है m माइनस m नॉट इज डिफरेंस इन मास। पहले m नॉट था, अब बढ़ के m हो गया, बढ़ता है ये आप जानते हैं डिफरेंस इन मास। जो मास में डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देने से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, वो मिल जाती है। ये सिंपल सी बात है। इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये दो स्टेप्स हैं। ये जो एम नॉट सी स्क्वायर है इसको जो है आइडेंटिफाई किया गया कि ये रेस्ट एनर्जी कहलाएगी। मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी रेस्ट एनर्जी है, तो ये रेस्ट एनर्जी हमने कह दिया, ये रेस्ट एनर्जी। और ये पूरे तरीके से काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक। तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ये रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़ेंगे, रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें रेस्ट एनर्जी है एम नॉट सी स्क्वायर, और जो मूविंग एनर्जी बची थी वो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली एम सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जो हमें चाहिए था इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बड़ी आसानी से हमने उसको अचीव कर लिया।
एक बार फिर रिपीट करके सुन लीजिए। हमने एक मास लिया जिसका रेस्ट मास m नॉट है, मूविंग मास m हो जाएगा, ऐसा हमने एज्यूम किया। जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उस समय जो उस पर लगने वाले फोर्स की हमने कैलकुलेशन की F इक्वल टू डी पी बाई डी टी से। अब P माने लीनियर मोमेंटम है उसका, P को हमने mv रखा। mv, m और v दोनों ही क्वांटिटीज वेरिएबल हैं, तो हमने उसको m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी रखा। बस एक इक्वेशन बना के हमने छोड़ दी। फिर हमने कहा कि इसमें फोर्स लगा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, वर्क हो रहा है, एनर्जी का अपीयरेंस हो रहा है, मतलब काइनेटिक के फॉर्म में एनर्जी डेवलप हो रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप जानते हो कि जो आपका जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने उसी को डेल्टा के लिख दिया था और एफ डॉट डी एस लिखा था, जो एफ के लिए हमने एम डी बी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी निकाला था, उसको उसमें सब्सिट्यूट किया। फिर हमने उसको डी एस से मल्टीप्लाई किया, कुछ मैनिपुलेशंस किए, रीअरेंज किया, तो उससे जो इक्वेशन आई हमारे सामने उसको हमने देखा। वही हमने कहा कि ये वर्क डी डब्ल्यू है या डेल्टा के है, यह हमने करके देख लिया। तो उस दूसरी तरफ हमने क्या किया कि जो मास वेरिएशन का फार्मूला, ये एक आधा पार्ट है, रटने में आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे एक ही बार में सीख सकते हैं, इसलिए मैं इसको रिवाइज करके रिपीट कर रहा हूं। फिर क्या किया मैंने, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था। इस इक्वेशन को स्क्वायर किया, रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद एक इक्वेशन सिंपल सी एक लाइन की जो आ गई थी उसको हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये मानते हुए कि m और v वेरिएबल हैं, m नॉट और c दोनों कांस्टेंट हैं, डिफरेंशिएट किया, देखा कि एक साइड वही आ रही है जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली साइड है, और दूसरे साइड में यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो यहाँ डी के लिखा था और वहाँ पे सी स्क्वायर डी एम लिखा था बस। तो डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम हो गया। अब हमें इतने छोटे से डिफरेंशियल मास का तो निकालना नहीं है, ओवरऑल जो हमारी जर्नी थी m से m नॉट से m मास होने की, जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने की, इस जर्नी में जो भी चेंज हुआ, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसने अचीव किया, उसको इंटीग्रेशन से डी को हमने इंटीग्रेट करा दिया 0 टू k। अगर हम इसमें लिखना चाहें तो 0 टू k हमने लिख दिया है, तो डी के क्या k हो गया। इधर मास m नॉट से m हो गया था तो सी स्क्वायर डी एम हुआ, dm का इंटीग्रेशन m हुआ, उनकी जो लिमिट्स थी m नॉट से उसका मास m हो रहा था, उसको रखने से सी स्क्वायर m माइनस m नॉट आ गया। फिर हमने कहा कि ये जो टोटल एनर्जी है m सी स्क्वायर आ गई है। ये ध्यान रहे कि इसमें जो m नॉट सी स्क्वायर है उसको रेस्ट एनर्जी की तरह ट्रीट किया जाता है। अब मैं आपकी बुक जो हमने सजेस्ट करी है उसके अनुसार कोई चीज़ मिस हो रही हो मैं देख लेता हूँ, ताकि आपको मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि जो उसमें फिजिक्स थी, जो उसकी फिलॉसफी थी फिजिक्स की, उसको डिस्कस किया, रिलेशन ड्राइव किया, और इन्होंने जो लिखा है मैं k इक्वल टू डी के इक्वल टू ये लिखा है, दिस इक्वेशन शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन मास मल्टीप्लाइड। ये इंक्रीज इन मास का मतलब हमने कहा डिफरेंस इन मास, इसी को इंक्रीज इन मास लिखा है। इन m माइनस एम नॉट को वर्ड्स में बोला उसने, इंक्रीज इन मास मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, माने m माइनस एम नॉट इंक्रीज इन मास मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ the speed of light या velocity of light. It may be interpreted as meaning that the rest mass m naught is associated with an amount of energy m naught c square, which is called the rest energy of the body. The total energy E of the body is then the sum of kinetic energy and the rest energy, यानी E equal to E naught plus k। ये इन्होंने एक रिलेशन लिखा है E equal to E naught plus k। तो इसमें E naught हमारी है m नॉट सी स्क्वायर और जो काइनेटिक एनर्जी है m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर, हमने उसको खोल दिया जो लिखा हुआ था और ये सब कैंसिल हुआ था, डायरेक्टली
mc² आया था। तो विच इज वेल नोन आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन एंड स्टेट्स ए यूनिवर्सल इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। हाँ, कुछ फिलोसफिकल बातें करनी बाकी थी, मैं एक बार फिर कहता हूँ। जो हमने रियलाइज किया है वो सिंपल सी बात है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो मास एनर्जी का एक फ्रेम है। जो मैटर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मास या तो मास के रूप में या एनर्जी के रूप में या दोनों का एक साथ। क्योंकि मास अगर रखा भी है तो उसकी रेस्ट एनर्जी m0c² मानी जाएगी। माने अगर वो कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में तो मास खत्म हो जाएगा और टोटल एनर्जी का वो रूप धारण कर लेगा, जैसा कि होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन में आपने सम्स लगाए हैं। हालांकि एग्जाम्पल देने के लिए आपको थोड़ा सा पैराग्राफ इस बुक में भी लिखा है, किसी अदर बुक में भी देखेंगे आप। नेट पे जो मैटर सर्च करेंगे, जो वैलिड मैटर होगा उसमें भी यही लिखा होगा। क्या कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब होता है दो लाइट न्यूक्लियाई जब मिलाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, इन सबको मिला दिया तो उसके बाद जो जिसको हिंदी में नाभिकीय संलयन कहते हैं, आप 11th-12th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो उसमें मास डिफेक्ट के रूप में बताते थे कि मास डिफरेंस जो आ रहा है उसको c² से मल्टीप्लाई करके जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं साइंटिस्ट लोग। तो ये एग्जाम्पल के रूप में वेरिफिकेशन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के रूप में एक फ्यूजन वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं और एक फिजन वाला जिसमें यूरेनियम को आप बेरियम क्रिप्टन में डिवाइड करते हैं तो बेरियम का अलग न्यूक्लियर मास लिया, क्रिप्टन का अलग लिया और यूरेनियम का अलग लिया, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डेल्टा m है और उसको c² से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी का कैलकुलेशन दे देता है। और वही एनर्जी जब ब्लास्ट होता है वो बम उसके रूप में यूटिलाइज की जाती है, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो कंट्रोल्ड फॉर्म में वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, जो घरों में सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से वो उसी कैलकुलेशन से निकल के आती है। ये सबसे बड़ा वेरिफिकेशन ये दोनों के दोनों हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में भी एक सिंपल सा मतलब जो डिटेक्ट किया गया एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टर्स के द्वारा कि अब जब 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV की जो फोटोन होता है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो, तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, यानी कि मास का एनर्जी का मास में कन्वर्जन होना। ये पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग एनर्जी इनटू मास। मास का एनर्जी में न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन है एग्जाम्पल। चेंज ऑफ मास इनटू एनर्जी, मास इनटू एनर्जी, ये एग्जाम्पल्स हैं। चेंज ऑफ मास इनटू एनर्जी, इनके एग्जाम्पल्स के रूप में आप जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन वाला आप पढ़ेंगे वो अब आप डिटेल में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है आप लोग देखते हैं नहीं, तो हम बहुत डिटेल में नहीं करें। न्यूक्लियर फिजन वाला दोनों ही एग्जाम्पल ये चेंज ऑफ मास इनटू एनर्जी है, जिसमें मास डिफेक्ट होता है, मास डिफरेंस आता है और उसी का जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके हमको मिलता है, चाहे वो विध्वंस के रूप में बम के द्वारा या शांतिपूर्ण हमारे काम के यूज में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा। और अगर चेंज ऑफ एनर्जी इनटू मास, ये पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। आपने पढ़ा होगा कभी है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है फोटोन इनटू फोटॉन्स हैविंग एनर्जी greater than 1.02 MeV produce
इसका उल्टा एनिहिलेशन भी घटना होती है। दूसरी घटना होती एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब आप समझ लीजिए ये मास इनटू एनर्जी हो जाता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर ये बना देते हैं फोटोन, जो गामा एनर्जी गामा रेडिएशन के रूप में हमारे सामने आता है। गामा फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV के आसपास होती है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही फोटोन तो लाइट का भी होता है, अल्ट्रावायलेट का भी होता है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पूरा पूरा स्पेक्ट्रम का रेंज है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं। लेकिन जो गामा रे या गामा रेडिएशन है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो 1.02 MeV के बीच है या उससे ज़्यादा भी होती है, जो और उससे जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर का जन्म होता रहता है। ये मतलब एटमॉस्फेयर में जो कॉस्मिक रेडिएशंस है, ये प्रोडक्शन और पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन, ये घटनाएं चलती रहती हैं। तो आप मास का एनर्जी में कन्वर्जन, एनर्जी का मास में कन्वर्जन, यही सारे घटनाक्रम बल्क में बहुत बृहद स्तर पे होता है। चाहे वो ये जो है न्यूट्रॉन स्टार हों या जो है ब्लैक होल्स हों, ये घटनाएं इसी टाइप की एनर्जी का मास में, मास का एनर्जी में कन्वर्जन, यही सब होता रहता है। उसका बहुत हैवी मास है, यानी एनर्जी बहुत सारी मास के रूप में इकट्ठी हो रही है ब्लैक होल के पास या न्यूट्रॉन स्टार के पास। इस तरीके के आप एनर्जी और मास के कन्वर्जन को समझ सकते हैं। एक जो है, एक जो क्वांटिटेटिव वेरिफिकेशन इक्वल टू mc² का ये कॉकक्राफ्ट ने दिया था, ये आपके जो हमने सजेस्ट करी है बुक, उसका है। इसको भी मैं आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूँ, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। ये थे कॉकक्राफ्ट, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एंड वाल्टन, साथ में वाल्टन साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने मिलके ये सब किया था। लिथियम 37 और इसको प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम के साथ फ्यूज किया था। तो ये दो जो है हीलियम न्यूक्लियस मिले और इस प्रोसेस में इन्होंने डेल्टा एम, हम सारी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इन्होंने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं कि किसका है, लिथियम का कितना है, 7 पॉइंट जो है 0166 और इसका 1.0076 और इसका जो है इसका ज़्यादा है मिला के, इसका कम है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 हीलियम न्यूक्लियस आए हैं और ये 4.0028 था। इनका जब कैलकुलेट किया डेल्टा एम तो ये आ गया कि ये एटॉमिक मास यूनिट कहलाते हैं, AMU होती है इसकी यूनिट। ये 0.0186 AMU निकल के आ रही है और इसी को हम AMU को अगर हम kg में कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये इसी को आप 0.0186 को 1.66 इंटू 10⁻27 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 AMU का इतने kg होता है, तो kg में कन्वर्ट होके आता है। तो ये जब हम इसकी चेंज इन एनर्जी निकालेंगे डेल्टा mc² से, तो आप ये इतनी वैल्यू को 3 इंटू 10⁸ के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 17.36 MeV के बराबर एनर्जी कैलकुलेट होती है। ये प्रॉब्लम के रूप में आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दिस एनर्जी शुड बी रिलीज्ड इन द रिएक्शन विच हैज एक्चुअली बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। उन्होंने ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया, उस न्यूक्लियर रिएक्शन में करवाने के बाद जो इन्होंने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि इतनी एनर्जी आनी चाहिए मास डिफेक्ट की वजह से, एक्चुअली इतनी ही एनर्जी उन्होंने कन्वर्ट होते हुए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी की। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन का। मैं समझता हूँ कि आप
इतने सिंपल तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हर चीज पीछे से जुड़ी हुई है। अगर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स जो आ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके नेगेटिव रिजल्ट्स, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के चक्कर में आइंस्टीन के जो पॉस्टुलेट्स हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वो आए। और जब पॉस्टुलेट्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आए तो लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डेवलप करी। वैसे तो स्पेस टाइम को लेके उन्होंने करी थी, लेकिन हमने उसी के आधार पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को किया। आपने बहुत सारे डिफरेंट तरीके के उनके वेरिफिकेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के भी आपने एग्जाम्पल्स में पढ़े, टाइम डायलेशन के भी पढ़े, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के भी पढ़े। और उसके बाद फिर हमने जो मोमेंटम का जो कंसेप्ट था, इन्हीं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर उससे हम लोगों ने मास वेरिएशन फार्मूला निकाला, जो कि वाकई बहुत ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, मैं उसी को मानता हूँ। ये जो मैं मानता हूँ, इतना पढ़ाई करने के बाद आप भी मानने लगे होंगे कि वाकई चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा, पहला चैलेंज था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, दूसरा चैलेंज था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और तीसरा चैलेंज था मास वेरिएशन फार्मूला जो कि निकाला गया। अब जब मास वेरिएशन फार्मूला सामने आ गया तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना बहुत आसान हुआ, और उससे बहुत सारे जो यूनिवर्स के रहस्य हैं मास और एनर्जी से संबंधित, हम एनर्जी और मास को अलग अलग नहीं माने। जब ये कभी मतलब मास या ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड एवॉल्व नहीं हुआ होगा तो वो एनर्जी के रूप में रहा होगा। और अगर उसके पहले भी एनर्जी कहाँ से निकली, जो हमारे जो इस समय नोबेल प्राइज विनर हैं 2020 के, जिन्होंने ब्लैक होल पर काम किया है, जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है, वो कॉन्शसनेस पर काम कर रहे हैं। फ्यूचर में निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि कॉन्शसनेस से ही एवॉल्व हुआ है ये एनर्जी पहले, फिर एनर्जी से मास कन्वर्ट हुआ। मास एनर्जी का जो खेल है वही फिजिकल वर्ल्ड की क्रियाओं को कराता रहता है। मैं समझता हूँ कि इतना ही बताना काफ़ी है। फिजिक्स को सिर्फ सिलेबस के अलावा जो फिजिकल वर्ल्ड के रहस्य हैं उसको जानने के लिए, अगर आप बड़े लकी हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सिलेबस में है, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। एक चीज और है कि सभी लोग तो नहीं देख रहे हैं पूरा वीडियो, कोई कितना भी मतलब कहना चाहे कहते नहीं है। इससे मैं बड़ा खुश हूँ कि ऑनेस्ट हैं कि अपना सिर्फ UID और नाम लिख के अटेंडेंस दे देते हैं। कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं, उसकी भी केयर नहीं करते हैं। कम से कम उतनी ऑनेस्टी है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इतना देखने के बाद अपना अटेंडेंस लगा लेते हैं। क्या ये ज्ञान ज़रूरी नहीं है? आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, और इस फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हमारी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इस नेचर को जानने के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करने में भी आप थोड़ी बहुत सारी कंजूसी करते हैं। अगर फिजिक्स को गलत पढ़ाया है या आपके समझ में नहीं आया तो वो डिसलाइक वाली चीज़ नहीं है। अगर समझ में नहीं आया है लेकिन सही पढ़ाया है तो वो लाइक करने लायक है। लेकिन एक दिन आप ज़रूर उसको समझेंगे, आज नहीं समझेंगे कल समझेंगे। लेकिन आप बहुत सारा सिलेबस अभी आगे पढ़ते चले जाएंगे, दूसरा चैप्टर शुरू होगा, तीसरा चैप्टर शुरू होगा, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे हैं, आप बोझा अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर उस क्वालिटी के साथ उतना रिलैक्स होके आप सिलेबस को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप शुरू से ही अभी से पूरा कंप्लीशन के साथ पढ़ें, और अब आप बुक से ही अपने नोट्स बनाएंगे। स्पून फीडिंग के साथ मतलब आदत न डालें कि हम यहाँ से नोट्स डालते जा रहे हैं, आप उसको कॉपी कर दे रहे हैं। आप अपना लेबर करना भी शुरू करें, वही आपके काम आएगा, वही जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या ये सिर्फ BSc पास कर लेना लक्ष्य है? BSc बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में खैर बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।